हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। जो हमारी आज की डिजीज कंडीशन है वो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो जो टीबी की बीमारी है यहाँ पर वो हमारे लंग्स में होती है। ठीक है, 90% जो टीबी होती है वो लंग्स में होती है, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और उस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन अधिक पसंद होता है, इसलिए 90% टीबी हमारे कहाँ होती है, लंग्स में होती है। जो बाकी 10% टीबी है वो हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, किसी भी पार्ट में हो सकता है, उसको हम बोलते हैं मिलियरी टीबी। क्या बोलते हैं? मिलियरी टीबी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, ये एक फैलने वाली बीमारी है। तो ये टीबी कैसी बीमारी है? इन्फेक्शियस है, कंटीजियस है, मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाती है। ये क्रोनिक डिजीज कंडीशन है। ठीक है, अब टीबी क्यों होता है? कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम। ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो टीबी किस वाले बैक्टीरिया या फिर किस वाले बेसिलाई के थ्रू होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू होता है। 90% टीबी हमारे लंग्स में होती है। जो 10% टीबी है वो हमारे किसी भी बॉडी, किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिलियरी टीबी बोलते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, द डिजीज इज ट्रांसमिटेड मेनली थ्रू एरोसोलाइज्ड ड्रॉपलेट्स। मतलब जो हमारे आसपास जो एयर होती है उसमें टीबी के जो ड्रॉप्स होते हैं, अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाएगा। तो ये ड्रॉपलेट कहां से आए? एक्सपेल्ड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज और स्पीक। सपोज किसी को टीबी है, ठीक है, वो खांस रहा है, बातें कर रहा है या फिर छींक रहा है, उसी के आसपास हम भी खड़े हैं, तो उसके मुंह से निकलने वाली जो लार है, जो स्पुटम की बूंदे हैं, वो उस एयर में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही हम उस एयर को इनहेल करेंगे तो वो टीबी हेल्दी व्यक्ति में भी हो जाएगा। मतलब जो आसपास की एयर है उसमें टीबी के बैक्टीरिया रहते हैं और घंटों घंटों तक टीबी के बैक्टीरिया उस एयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन वहां पर खांसता है, छींकता है या बात करता है, तो उसके मुंह से लार जो निकलता है उसमें टीबी के बैक्टीरिया होते हैं, और अगर हमने वो एयर इनहेल कर दी है तो हमें भी टीबी हो जाएगा। ठीक है, इट कैन बी सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक। कुछ व्यक्तियों में टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं, सिम्टोमेटिक होते हैं, कुछ में इसमें असिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते। व्यक्ति को टीबी है पर वो बैक्टीरिया इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब वो बॉडी के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो व्यक्ति में कोई भी सिम्टम नहीं आएंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों में टीबी के सिम्टम्स आते हैं, कुछ लोगों में नहीं आते। तो टीबी के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब क्या क्या होता है भाई टीबी में? अब देखो, सपोज हमने एयर को अंदर इनहेल कर दिया, ठीक है, उस एयर में आसपास बैक्टीरिया है, ये ऑरेंज कलर के मैंने क्या बना रखे, बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया हमारे अंदर आएगा, कहाँ आएगा? हमारे विंड पाइप में। ठीक है, यहाँ से हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी, सेकेंडरी, और लास्ट में कहाँ जाएंगे? हमारे एल्वुलाई में, क्योंकि एल्वुलाई में ऑक्सीजन अधिक प्रेजेंट होता है, इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन अधिक चाहिए, तो इसीलिए कहाँ जाएंगे? हमारे एल्वुलाई में जाएंगे। ठीक है, वैसे हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म करती है। वैसे तो बहुत सारे जो कीटाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, पर कई बार उनको हम खांस कर, छींक कर, और यहाँ पर सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे ट्रेकिया में, तो उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो बट टीबी का बैक्टीरिया इतना जिद्दी होता है, क्योंकि ये एक इसकी जो सेल वॉल होती है, बाहर की जो कवरिंग होती है, वो माइकोलिक एसिड से बनती है। ठीक है, इसको मार पाना बहुत मुश्किल होता है। तो टीबी का बैक्टीरिया बहुत ही खतरनाक होता है। तो अगर मैंने टीबी का बैक्टीरिया अंदर इनहेल कर लिया किसी व्यक्ति ने, तो वो कहाँ जाएगा? हमारे एल्वुलाई में जाएगा। एल्वुलाई में क्या होते हैं? हमारे माइक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, ये जो है वो ये क्या है? माइक्रोफेज है। तो माइक्रोफेज जब देखिएगा बैक्टीरिया अंदर आ गया है तो इसको ये खाने की कोशिश करेगा, एनगल्फ करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर मर जाते हैं, बट कुछ बैक्टीरिया को यहाँ पर माइक्रोफेजेस नहीं मार पाते। ठीक है, और उसको वो अपने अंदर ले लेते हैं। तो अब क्या होता है? माइक्रोफेजेस ना हमारी जो बाकी सेल्स होती है बॉडी की, उनको वहां पर बुलाएगा, बोलेगा मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, बाहर से कोई पैथोजन, मतलब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ चुका है, उसको मारना है। तो यहाँ पर ये माइक्रोफेजेस ना बहुत सारे केमिकल्स निकालता है, उनको इंटरल्यूकिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरल्यूकिन्स बोलते हैं, केमिकल्स बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के बाकी WBCs होते हैं वहां पर वो आते हैं और बैक्टीरिया को घेर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि वहां पर हमारे T सेल, B सेल, नेचुरल किलर सेल आएंगे, डेंड्रेटिक सेल आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, और ये बैक्टीरिया को घेर लेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसका नाम क्या है? ग्रेनुलोमा। आपको समझ आया क्या हुआ? जो टीबी का बैक्टीरिया है वो ईयर प्रेजेंट था, और वो बैक्टीरिया हमारे विंड पाइप में आ गया, और वो विंड पाइप से डायरेक्ट कहाँ गया? हमारे लंग्स के सबसे छोटे वाले भाग में, हमारे एल्वुलाई में गया, क्योंकि एल्वुलाई में बहुत सारा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर खांसी, छींक के द्वारा बैक्टीरिया बाहर नहीं जा पाया, वो हमारे एल्वुलाई में आ गया। हमारे एल्वुलाई में क्या होता है? माइक्रोफेज होता है।
ठीक है, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम। तो माइक्रोफेज सोचेगा कि मैं इस बैक्टीरिया को खत्म कर दूंगा, इसको मैं किल कर दूंगा, ठीक है। बट ये बैक्टीरिया काफी जिद्दी होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन से बनती है, माइकोलिक एसिड से बनती है, तो इसको मार पाना बहुत मुश्किल होता है माइक्रोफेज के लिए। तो माइक्रोफेज यहाँ पर केमिकल्स निकालता है, उस केमिकल की वजह से हमारे जो बाकी WBCs है वो उस बैक्टीरिया को घेर लेते हैं, ठीक है, चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने देते और हमारे लंग्स में एक चपटे वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोमा। क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोमा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, ट्यूबरकुलोसिस के। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा इन इन्फेक्टेड लंग, जिस भी लंग में हमारे ये बैक्टीरिया आएगा वहां पर ग्रेनुलोमा बन जाएगा, ठीक है। ग्रेनुलोमा मतलब एक गोल गोल चपटे वाला स्ट्रक्चर जिसमें बीच में क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे और चारों तरफ से हमारे क्या होंगे, WBCs, जो हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है, जो सेल है वो प्रेजेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे लंग्स में ग्रेनुलोमा बना देते हैं। फिर है इन्फ्लामेशन लीड्स टू सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। जब ये माइक्रोफेज और जो बाकी बॉडी की सेल्स होती है बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करती है तो उस दौरान बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं और वहां पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है। क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। फाइब्रोकेविटी और कैल्सिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन और एक्टिव टीबी कैन अकर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर अच्छी इम्यूनिटी है तो वो बैक्टीरिया को अपने अंदर ही रखेगा, पर्सन के अंदर कोई भी सिम्टम नहीं आएंगे, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा बैक्टीरिया, ठीक है, वहां पर वो टीबी के मार्क बना देगा। अगर थोड़े बहुत बैक्टीरिया अंदर घुसे हमारे लंग्स के अंदर तो उनको हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारे माइक्रोफेज है, उसको किल कर देगा और व्यक्ति में कैल्सिफिकेशन मार्क छोड़ देगा ना। कई बार लोगों का एक्सरे देखने का पता लगता है कि उनको 10 साल पहले कभी टीबी रही होगी, ओके ना। तो कई बार फाइब्रोकेविटी के मार्क छोड़ देता है लंग्स में, कई बार कैल्सिफिकेशन कर देता है, कई बार व्यक्तियों में एक्टिव टीबी कॉज कर देता है। आपको समझ आ गया कैसे कैसे हुआ कि जो बैक्टीरिया है हमारे लंग्स में घुसा और वहां पर माइक्रोफेज थे, माइक्रोफेजेस ने वहां पर बाकी जो सेल्स बुलाए बॉडी के और उसको घेर लिया बैक्टीरिया को, एक ग्रेनुलोमा स्ट्रक्चर बनता है। अगर ये बैक्टीरिया यहाँ पर मर गए तो ये हमारे लंग्स के अंदर मार्क छोड़ देते हैं, मतलब निशान छोड़ देते हैं, ठीक है। उन निशान को हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन मार्क। तभी तो हम लोगों का एक्सरे देख के बताते हैं कि भाई आपको पहले 10 साल पहले या 20 साल पहले कभी टीबी थी, ओके। तो आपको पता लग गया जो लंग्स की टीबी है वो कितनी खतरनाक है, वो किसके द्वारा होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होती है। चलो अब इसके देखते हैं क्यों होता है, क्या कारण है टीबी होने का। तो टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इस बैक्टीरिया की हम कुछ खासियत पढ़ लेते हैं। ये एक रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, इस तरह से सिलेंड्रिकल रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग, मतलब ये कोई भी स्पोर, इस तरह से जो स्पोर होते हैं ये नहीं बनाता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होकर अपना जैसा ही एक और बैक्टीरिया बना देगा, ठीक है। ये खुद का ही मल्टीप्लिकेशन रिप्लिकेशन करता है, ये कोई भी यहाँ पर स्पोर नहीं बनाता है बैक्टीरिया। स्लो ग्रोइंग, टीबी क्या है, क्रोनिक बीमारी, धीरे धीरे टीबी बढ़ती है तो स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन बहुत पसंद होता है, इसलिए 90% टीबी हमारे कहाँ होती है, लंग्स में होती है, ठीक है। तो टीबी का मुख्य कारण क्या है, उसका मेन जो कारण है वो बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर हम किन्हें बोलते हैं कि ऐसी कुछ आदतें या फिर ऐसी कुछ चीजें जो टीबी के रिस्क को अधिक बढ़ा देती है, उसकी संभावना को अधिक बढ़ा देती है, ठीक है। पहला क्या है, वीकेंड इम्यून सिस्टम। अगर कुछ लोगों की इम्यूनिटी, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उनमें टीबी की जो होने की क्षमता है वो अधिक बढ़ जाती है। जैसे कि किन किन में, HIV वाले पेशेंट में, एड्स वाले पेशेंट में, कैंसर वाले पेशेंट में टीबी अधिक होने का खतरा है, ओके। दूसरा है लिविंग इन क्राउडेड और अनसैनिटरी एरिया। जो लोग बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं, वहां पर साफ सफाई नहीं है, अनसैनिटरी कंडीशन है, उनको टीबी अधिक होती है। जैसे प्रिजनर्स, जो जेल में कैदी होते हैं, ठीक है। रिफ्यूजी, जो एक जगह से दूसरी जगह लगातार ट्रेवल करते रहते हैं, जिनके कैंप वगैरह लगाते हैं। स्लम्स एरिया, झुग्गी बस्ती वगैरह के एरिया में बहुत क्राउड होता है, वहां टीबी बहुत जल्दी फैलती है और बिल्कुल गंदी वहां कंडीशन होती है, अनसैनिटरी एरिया होता है। नेक्स्ट देखो, स्मोकिंग एंड सब्सटेंस अब्यूज। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं या फिर उनको किसी चीज की बुरी लत है, जैसे कि अल्कोहल या फिर ड्रग्स वगैरह लेना, ठीक है। फिर है क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड। अगर किसी व्यक्ति को टीबी है और हम उसके कॉन्टेक्ट में लगातार आ रहे हैं, उसकी चीजों को टच कर रहे हैं, उससे हैंडशेक कर रहे हैं या फिर उसके आसपास रह रहे हैं,
और वही हाथ अपने आंखों पे लगा रहे हैं, नाक पे लगा रहे हैं, माउथ पे लगा रहे हैं, एयर को अंदर इनहेल कर रहे हैं, तो टीबी हमको भी हो जाएगा। ओके, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अधिक रहने से। फिर है माल न्यूट्रिशन, ठीक है। भाई टीबी का बैक्टीरिया क्यों होता है? अगर बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है, इसलिए अच्छा खान पान होना बहुत जरूरी है, बैलेंस डाइट जरूरी है। बॉडी में माल न्यूट्रिशन की कमी से बैक्टीरिया अंदर आ जाता है, ठीक है, मतलब वो हमारी इम्यूनिटी को हरा देता है। ओके, फिर एज एक्सट्रीमिटीज। वैसे तो हर एज ग्रुप में टीबी हो सकती है, पर खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बचाना बहुत जरूरी है। एल्डरली, ठीक है, 60 साल से ऊपर जो व्यक्ति होते हैं उनमें टीबी की संभावना अधिक होती है। फिर हेल्थ केयर वर्कर, ऐसे डॉक्टर, नर्सेस या वर्कर्स जो हॉस्पिटल लाइन में काम करते हैं, खासकर टीबी के वार्ड में, टीबी सेंटर में, टीबी लैब डायग्नोसिस में, अगर वो प्रिकॉशन नहीं रखते हैं, अच्छे से पीपीटी किट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसमें टीबी की संभावना अधिक बढ़ जाती है। जो उसका डिस्चार्ज होता है, टीबी का जो स्पुटम होता है, उसको अच्छे से हैंडल करना होता है। प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, अगर व्यक्ति को पहले से कोई घातक बीमारी जैसे कि डायबिटीज हो गया, क्रोनिक रीनल फेलियर हो गया, या फिर ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जिसको हम हॉटकिंस डिजीज बोलते हैं, ठीक है ना, तो ल्यूकेमिया, इन बीमारियों में भी टीबी का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इमिग्रेशन फ्रॉम कंट्रीज, देखो कुछ ऐसी कंट्रीज है, कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट है जहां पर टीबी अधिक है अभी, ठीक है, वर्ल्ड में देखा जाए वो कौन कौन से, एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है। वहां से अगर वहां किसी और देश से, किसी और जगह से कोई व्यक्ति हमारे देश में आता है और वहां टीबी का संक्रमण अधिक है, तो वो हमें भी फैला देगा। ओके, इमिग्रेशन मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल करना। मेन जो ये कॉन्टिनेंट से कंट्रीज है इनमें अधिक है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है, अगर उनका हम लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से टीबी का खतरा बढ़ जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मेडिकेशन, ठीक है, अगर हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है और हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर करेंगे, तो उससे भी टीबी का खतरा अधिक बढ़ जाता है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, कई बार होमलेस, जो लोग जिनके पास घर बार नहीं होता है, जो पॉवर्टी, गरीब होते हैं, ठीक है, उनमें भी टीबी का खतरा अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वो अच्छे से डायग्नोस नहीं कर पाते, उनको नॉलेज नहीं होता है, वो ट्रीटमेंट ढंग से नहीं ले पाते हैं, तो उनका टीबी का रिस्क बढ़ जाता है। अब देखो स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, किस किस तरह से टीबी का इन्फेक्शन फैलता है, मतलब फेसेस क्या क्या है, ठीक है, टीबी बैक्टीरिया किस किस फेस में बॉडी में रहता है। पहला है हमारे पास प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है, शुरुआती इन्फेक्शन कैसा होता है, इनिशियल स्टेज, इसको हम शुरुआती फेज बोलते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम फर्स्ट एंटर्स द लंग्स, ये पहले हमारे लंग्स में एंटर करता है, इसको माइक्रोफेज एनगल्फ करता है, बट ड्यू टू पुअर इम्यूनिटी, ठीक है, अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी है, मजबूत है और कम अमाउंट में बैक्टीरिया है, तब तो हमारी इम्यूनिटी बैक्टीरिया को हरा देगी। ओके, बट अगर हमारी इम्यूनिटी पुअर है तो क्या होगा, माइक्रोफेज, अगर जैसे टीबी का बैक्टीरिया हमारे लंग्स में आता है तो माइक्रोफेज उसको निगलने की कोशिश करेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा। अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर है तो बैक्टीरिया वहां सर्वाइव कर देगा, ठीक है, और उस व्यक्ति की इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर है, इसलिए बैक्टीरिया वहां फटाफट से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको वहां रोकने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। तो पर्सन एग्जिबिट 1 to 2 वीक सिम्टम्स, मतलब इस व्यक्ति में, प्राइमरी इन्फेक्शन में अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर है तो वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर टीबी के लक्षण दिखाना शुरू कर देता है, उसके अंदर टीबी के लक्षण आ जाते हैं 1 से 2 हफ्ते के अंदर। आफ्टर एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसी जो टीबी का बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो अंदर आया और माइक्रोफेज ने उसको एनगल्फ करा, बट उस व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर थी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वहां फटाफट मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, और क्या होता है, व्यक्ति 1 से 2 हफ्ते के अंदर उसके अंदर टीबी के सिम्टम आने शुरू हो जाता है। एक स्टेज होती है इसकी लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया एनगल्फ्ड बाय माइक्रोफेजेस, यहां पर बैक्टीरिया को किसने एनगल्फ करा, माइक्रोफेज ने एनगल्फ करा। द इम्यून सिस्टम कंटेन्स द इन्फेक्शन इन डोरमेंट फेज, ठीक है, यहां पर इम्यूनिटी मजबूत है अगर, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को डोरमेंट फेज में रखेगा। डोरमेंट मतलब क्या होता है, इनएक्टिव फेज, ठीक है, तो वो हमारी जो इम्यून सिस्टम होगा वो बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेर लेगा और उसको डोरमेंट फेज में रखेगा, मतलब यहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कुछ बैक्टीरिया इसमें एक्टिव है बट कुछ बैक्टीरिया भी इनएक्टिव है, मतलब बॉडी में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई बीमारी नहीं फैला रहे हैं। तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत होने के कारण वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर डोरमेंट फेज में रहेगा, इनएक्टिव फेज में रहेगा, और वहां पर स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको बोलते हैं ग्रेनुलोमा,
ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है ग्रेनुलोमा, कि नोड्यूल्स फॉर्म्ड बाय इम्यून सेल। जो इम्यून सेल एक तरह का नोड्यूल, ठीक है, एक तरह का गुच्छा, वहां पर एक तरह का मतलब इस तरह का चपटा वाला स्ट्रक्चर बना लेगी, हमारे बैक्टीरिया को घेर लेगी पूरी तरह से, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेनुलोमा। और वहां पर बैक्टीरिया इनएक्टिव डोरमेंट फेज में है। देयर इज नो सिम्टम स्प्रेड ऑफ डिजीज, ये व्यक्ति कोई भी सिम्टम शो नहीं करेगा। इसके अंदर सालों साल तक टीबी रहेगी, इसको पता भी नहीं लगेगा मेरे अंदर टीबी का बैक्टीरिया प्रेजेंट है, क्योंकि उसको कोई भी लक्षण नहीं आएंगे, ये किसी को बीमारी नहीं फैलाएगा और ये सालों साल तक टीबी उसके अंदर रहेगा। जैसे व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचेगा या उसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, तब ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव फेज। आ गए ना, तो लेटेंट टीबी बिकम्स एक्टिव। यहाँ पर क्या होता है कि जो लेटेंट टीबी है वो एक्टिव हो जाएगी। क्यों क्यों भाई वो एक्टिव होगी? क्योंकि जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस्ड हो गई, इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो चुकी है, व्यक्ति बहुत ही ओल्ड स्टेज में पहुंच चुका है, ठीक है। रिस्क फैक्टर मतलब वो अल्कोहल, उसको कोई अन्य बीमारी हो गई है, कुछ भी जो रिस्क फैक्टर हमने पढ़े थे अगर वो हो गया है, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे देखो, शुरुआत में जो बैक्टीरिया है ना, जब वो एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो पहले हमारे लंग्स के ना नीचे वाले लोब्स में आएगा। किन में आएगा? नीचे वाले लोब्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरफ क्या होता है, हमारे 3 लोब्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरफ हमारे 3 लोब्स होते हैं राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब होते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ओके, तो बैक्टीरिया सबसे पहले कौन से लोब को इन्फेक्ट करता है? हमारे लंग्स के नीचे वाले भाग को इन्फेक्ट करता है। और जैसे ही बैक्टीरिया एक्टिव होता है, वो वहां से एल्वेलाई से फटकर, ठीक है, एल्वेलाई से निकलकर हमारे जो बाकी लोब्स है वहां भी ट्रांसफर हो जाता है। ओके, इस तरह से बैक्टीरिया फैलता है। तो पहले ये नीचे वाले लोब में जाएगा, क्योंकि नीचे वाले लोब में अधिक ऑक्सीजन होता है। ओके, तो यहाँ पर एक्टिव फेज में क्या हुआ कि पर्सन की इम्यूनिटी कमजोर हुई, ओल्ड एज में गया, रिस्क फैक्टर बढ़ गया, तो बैक्टीरिया क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर व्यक्ति को सिम्टम आएंगे और ये बीमारी को फैला देगा। ओके, अब देखो मोड ऑफ इन्फेक्शन, भाई किस किस तरह से ये बैक्टीरिया फैलता है, क्या क्या इसके मोड है। पहला ईयरबोन, मतलब हमारे आसपास जो हवा होती है उसमें अगर टीबी के बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो इनहेलेशन ऑफ ड्रॉप न्यूक्लाई फ्रॉम इन्फेक्शियस पर्सन, जो व्यक्ति टीबी से ग्रस्त है और अगर उसके मुंह से निकलने वाली जो लार है वो ड्रॉप न्यूक्लाई है, वो हमारे आसपास की ईयर में प्रेजेंट है, हमने उसको इनहेल कर दिया तो हमारे अंदर आ जाएगा। पहला क्या है? ईयरबोन, मतलब इस तरह से टीबी फैल सकता है ईयरबोन के थ्रू। दूसरा क्या है? डायरेक्ट इनोकुलेशन थ्रू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर कहीं पर हमारा स्किन कटा हुआ है, ठीक है, या फिर स्किन के थ्रू, मतलब हमारी जो नोज है, आईज है, उनके थ्रू भी फैल सकता है। खासकर जो लोग लैब डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करते हैं, टीबी के वार्ड में काम करते हैं, वहां पर टीबी के सैंपल आते हैं, उनको बहुत ही मतलब बहुत ही प्रिकॉशन से हमें हैंडल करना है, ठीक है। नहीं तो अगर कहीं पर हमारा हाथ वगैरह कटा होगा तो वो उसके थ्रू हमारी बॉडी में इनोकुलेट कर जाएगा, मतलब हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, टीबी का बैक्टीरिया। तो दूसरा रूट क्या है? डायरेक्ट इनोकुलेशन। तीसरा इंजेक्शन, मतलब कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक, ऐसा खाना जो बिल्कुल ही बासी होता है, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड होता है, ड्रिंक होता है, किसी ने वहां पर खांसा है या छींका है और आसपास फूड वगैरह रखा है, ड्रिंक रखा है, तो वो भी कंटामिनेटेड है। तो इंजेक्शन के रूट के थ्रू, मतलब खाना जो हम खाते हैं उसके थ्रू भी हो सकता है। ट्रांसप्लेसेंटल, ठीक है, ये बहुत कम चांसेस है। खासकर ये कब होता है? जब मदर क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसके बच्चे में टीबी फैल सकता है। ये खासकर तब होता है जब मदर में मिलियरी टीबी है। मिलियरी मतलब क्या होता है? जो 10% टीबी होता है हमारे बॉडी के किसी भी भाग में फैल जाता है, उसको बोलते हैं मिलियरी टीबी। तो ये माँ से बच्चे में फैल सकता है, ट्रांसप्लेसेंटल, बट बहुत ही कम चांसेस होते हैं वहां पर। हेमेटोजेनेस स्प्रेड, हेमेटो मतलब होता है ब्लड के थ्रू, ठीक है, अगर टीबी ब्लड के थ्रू फैल रहा है तो उसको बोलते हैं हेमेटोजेनेस स्प्रेड। देखो, अगर लंग्स में टीबी है, ठीक है, और वो टीबी लंग्स के थ्रू हमारे लिम्फेटिक सिस्टम फैल जाएगा, हमारे ब्लड में फैल जाएगा। अगर हमने टीबी को ट्रीट नहीं किया तो धीरे धीरे हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स में, हर पार्ट में फैल जाएगा, जिसको मिलियरी टीबी बोलते हैं। और वो किसके थ्रू फैला? क्योंकि हमारी बॉडी में ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है, ब्लड हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और एक क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। तो स्प्रेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम विद इन्फेक्टेड पर्सन बॉडी, ठीक है, मतलब व्यक्ति के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में टीबी फैल गई। अगर व्यक्ति के लंग्स में टीबी थी, हमने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कराया, वो लास्ट स्टेज में है, तो वहां लंग्स से वो टीबी ब्लड के थ्रू कहां फैल जाएगा? उसके बाकी ऑर्गन्स में भी फैल जाएगा। ओके, अब देखो, अब पढ़ लेते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टीबी, ठीक है, कैसे कैसे टीबी का बैक्टीरिया अंदर आता है। तो ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब हमने आसपास जो हवा है उसमें टीबी के बैक्टीरिया प्रेजेंट है और हम उस व्यक्ति से बातें कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये एक्टिव टीबी है, इसको टीबी है, इसके पास कोई व्यक्ति खड़ा है और वो उससे बात कर रहा है, तो टीबी के बैक्टीरिया बहुत लंबे टाइम तक एयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर इसने वो बैक्टीरिया अंदर इनहेल करे तो वो उसके कहाँ जाएंगे? लंग्स के एल्वुलाई में आ जाएंगे और सेम वही प्रोसेस होगा। देखो, पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही सिंपल है। तो इटोलॉजी के कारण क्या हुआ?
पर्सन इनहेल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड बिकम इन्फेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर उस व्यक्ति ने सांस ली और उसके अंदर बैक्टीरिया आ गया और वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। बैक्टीरिया उसके लंग्स के एल्वेलाई में जाएगा, वहां डिपोजिट हो जाएगा और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, मतलब अपनी प्रजाति को बढ़ाना शुरू कर देगा, वहां मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, स्टिमुलेट्स बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। इस तरह से हमारी बॉडी को पता लगेगा कि भाई बाहर से कोई आ चुका है, हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस चुका है, तो हमारी बॉडी अपना इम्यून रिएक्शन शो करेगी। पहले क्या करेगी? सबसे पहले कौन जाएगा? माइक्रोफेज। माइक्रोफेज हमारे एल्वोलाई में होते हैं, ये क्या करेंगे? बैक्टीरिया को एनगल्फ करेंगे, मतलब उसको मारने की कोशिश करेंगे। एनगल्फ मतलब उसको अपने अंदर लेना, क्योंकि माइक्रोफेज के अंदर लाइसोसोम होता है। ठीक है, एक तरह का केमिकल होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है। बट ये बैक्टीरिया काफी जिद्दी होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो माइकोलिक एसिड से बनती है, इसके प्रोटीन्स अलग तरीके के होते हैं, तो इसको मारना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इनमें लड़ाई होती है, किस किस में? माइक्रोफेज में और हमारे बैक्टीरिया में जो बाहर से आया है। ठीक है, ये चाहता ही नहीं कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर घुसे, तो अब इनमें लड़ाई होगी। डिस्ट्रॉय फ्यू ऑफ देम, मतलब कुछ तो यहाँ बैक्टीरिया मर जाते हैं, बट अगर इम्यूनिटी काफी अच्छी है किसी की और बैक्टीरिया कुछ उसने मार भी दिए, बट बैक्टीरिया प्रिवेंट्स फेगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया अपने आप को निगलने नहीं देती है, खाने नहीं देती है, मारने नहीं देती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया प्रिवेंट करेगा फेगोसाइटोसिस प्रोसेस एंड कीप मल्टीप्लाई, और लगातार अपनी प्रजाति को बढ़ाता रहेगा, लगातार रिप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करता रहेगा। ठीक है, तो कितना जिद्दी ये बैक्टीरिया है भाई टीबी का, आप देख लो। इन्फेक्टेड माइक्रोफेजेस रिलीज साइटोकाइंस। ठीक है, अब जो माइक्रोफेजेस, जो सैनिक इसमें घायल हो चुके हैं, वो सैनिक कौन है? हमारे माइक्रोफेजेस है, हमारे बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम है माइक्रोफेजेस वो है, वो घायल हो जाते हैं। और जो जो घायल माइक्रोफेजेस है वो बॉडी से कुछ केमिकल्स निकालते हैं जिन्हें हम साइटोकाइंस कहेंगे, इंटरल्यूकेंस कहेंगे, दैट अट्रैक्ट्स अदर इम्यून सिस्टम। और उनको देखकर उनके जो केमिकल निकले हैं वो केमिकल सिग्नल कहाँ भेजेंगे? हमारी बॉडी के इम्यूनिटी में सिग्नल भेजेंगे और बोलेंगे मेरी मदद करो, मैं घायल हो चुका हूं, मुझे बाहर के बैक्टीरिया को मारना है, आप लोग भी यहाँ पर आओ। ठीक है, तो वो बाकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को यहाँ पर क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। दिस सेल फॉर्म ए ग्रेनुलोमा। अब सारी सेल यहाँ इस बैक्टीरिया को घेर लेंगी, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसका नाम क्या है? ग्रेनुलोमा, या उसको हम ट्यूबरकुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलाई या फिर ग्रेनुलोमा। तो कंटेन द इन्फेक्शन, उस बैक्टीरिया को अपने अंदर रहने के लिए। अब बैक्टीरिया को उसने घेर चुका है, देखो ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर हमारी बॉडी के हर तरह के इम्यून सेल WBC प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है माइक्रोफेजेस भी है, न्यूट्रोफिल्स भी है, टी सेल भी है, बी सेल्स भी है, इसको बोलते हैं ग्रेनुलोमा। ठीक है, कुछ यहाँ पर मरे हुए बैक्टीरिया है, कुछ मरे हुए माइक्रोफेजेस है, तो यहाँ पर व्हाइट एक पैच बन जाएगा, सेंटर में जो व्हाइट व्हाइट पैच होगा। ठीक है, जिसमें कुछ केमिकल्स वगैरह निकले होंगे, बैक्टीरिया यहाँ होंगे, माइक्रोफेजेस यहाँ होंगे, तो इस सेंटर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? कैशियस नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं? कैशियस नेक्रोसिस। और इस बैक्टीरिया को हमारे जो इम्यूनिटी सेल है उसने पूरा घेर चुका है, उसको बोलते हैं ग्रेनुलोमा। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोमा। ओके, कुछ लोगों में टीबी अगर कम बैक्टीरिया है तो वो टीबी उस बैक्टीरिया को मार देगा और वो टीबी ठीक हो जाएगी, बट ऐसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं, 5 से 10%। ठीक है, कुछ लोगों की इम्यूनिटी तब भी ठीक है तो वो टीबी को ना सालों साल अपने अंदर रखेगा, जिसको हम बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। ऐसे लोगों में टीबी के कोई लक्षण नहीं आते हैं और ये किसी को बीमारी नहीं फैलाएंगे। ठीक है, जब इनकी फ्यूचर में इम्यूनिटी कमजोर होगी, बुढ़ापे में जाएंगे, तब ये टीबी कॉज करेंगे। और एक होता है इराडिकेशन। इराडिकेशन मतलब यहाँ पर क्या होता है, सॉरी मैंने आपको बताया, प्रोग्रेशन मतलब ये बीमारी यहाँ से ना फटकर, ये जो ग्रेनुलोम बना है ये हमारे इम्यून सिस्टम को हरा के जो टीबी के बैक्टीरिया है वो बाहर निकल जाएंगे और हमारे लंग्स में फैल जाएंगे, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। मतलब टीबी के बैक्टीरिया का आगे प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, उसने हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं थी, उसने उसको हरा दिया है, तो 5 से 10% लोगों में टीबी फैल जाती है। कुछ लोगों में इनएक्टिव फेस में होती है, कुछ लोगों में इराडिकेट, बहुत ही कम चांस है इराडिकेट की। इम्यूनिटी का अगर काफी अच्छी है तब जाके बैक्टीरिया इराडिकेट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या बन चुका है? एक स्ट्रक्चर बन चुका है जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोमा या फिर ट्यूबरकुलाई। नेक्रोटिक डीजनरेशन अक्कर। अब धीरे धीरे अगर बहुत टाइम तक एक ग्रेनुलोमा हमारी बॉडी में रहेगा तो धीरे धीरे यहाँ पर नेक्रोटिक डीजनरेशन होना शुरू हो जाएगा। सालों साल अगर वो ग्रेनुलोमा हमारी बॉडी के, हमारे लंग्स के अंदर है, तो वहां पर धीरे धीरे नेक्रोटिक डीजनरेशन होना शुरू हो जाएगा, मतलब सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ कैविटी फिल्ड विद चीज लाइक मास ऑफ ट्यूबरकुलाई, बेसिलाई, डेड WBCs, माइक्रोफेजेस, बैक्टीरिया एंड डेड टिश्यू। ठीक है, अगर ये ग्रेनुलोमा स्ट्रक्चर
हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, सालों साल हमारी बॉडी के अंदर रहा, तो यहाँ पर धीरे धीरे नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, सड़ना गलना शुरू हो जाएगा, जिससे यहाँ बीच में ना एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम बोलते हैं कैशियस नेक्रोसिस। ये एक चीज लाइक मतलब व्हाइट व्हाइट इसमें धब्बे वगैरह जो फ्लूइड है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसमें ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया भी है, जिसमें WBC भी है, जिसमें माइक्रोफेजेस भी है। और अब क्या होगा, ये क्या होगा, लिक्विफाई हो जाएगा, मतलब वो बाहर लिक्विफाई हो जाएगा, और हमारे जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में है उसमें वो कैशियस नेक्रोसिस आना शुरू हो जाएगा, बहना शुरू हो जाएगा। ट्री एंड कफ्ड आउट, ठीक है, जिसको हम खांसी के थ्रू, बलगम के थ्रू, जिसको आप स्पुटम बोलते हो, बलगम बोलते हो, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कैशियस नेक्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो वहां से वो कैशियस नेक्रोसिस कहाँ जाएगा, हमारे जो हमारी पाइप्स वगैरह है ना, विंड पाइप, ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री, वहां जाएगा, और वहां से हमारी बॉडी के थ्रू खांसी के द्वारा वो बॉडी से बलगम के रूप में बाहर आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब देखो, चलो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन टीबी, ठीक है। क्या साइन एंड सिम्टम्स है जो टीबी वाले व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। पहला है कफ लास्ट 3 वीक्स और लॉन्गर, अगर 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो भाई टीबी की जांच करवानी बहुत जरूरी है, ओके। फीवर, टीबी वाले पेशेंट को रात में फीवर आता है, चिल्स कपकपी होती है, रात को पसीना आता है, ठीक है। फीवर, उसमें पसीना आएगा, कपकपी लगेगी। और नेक्स्ट है वेट लॉस, ठीक है, अगर बिना कुछ करे हुए, बिना एक्सरसाइज, बिना जिम करे हुए अचानक से वजन का गिरना, ठीक है, तो ये भी एक साइन है। फिर है लॉस ऑफ एपिटाइट, अगर भूख प्यास नहीं लगती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, इसमें व्यक्ति का एनोरेक्सिया की कंडीशन आती है। फटीग, टायर्डनेस, व्यक्ति को बहुत थकान होती है, टायर्डनेस हमेशा फील करेगा। डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, क्योंकि उसके लंग्स में टीबी हो रहा है तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन होगी, मतलब उसको सांस में काफी दिक्कत हो जाएगी व्यक्ति को। फिर है विजिंग और हॉर्सनेस, ठीक है, वो घर घर की खस की आवाज निकलना, मोटी आवाज निकलना, हॉर्सनेस वगैरह की आवाज आएगी। फिर है कफिंग ऑफ ब्लड स्प्यूटम, ठीक है, अगर टीबी लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो कई बार खांस में जो ब्लड आता है, मतलब जो स्प्यूटम है, बलगम है, उसके बलगम में ब्लड के धब्बे भी आने शुरू हो जाएंगे। फिर है चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना। मलीज, काफी थकावट, फटीग पर्सन फील करता है, काफी थकावट उसको लग जाती है इसमें। फिर हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया देखो कब होगा, अगर टीबी जो है वो लंग्स में हुआ है, एल्वुलाई में हुआ है, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। लास्ट स्टेज ऑफ टीबी में क्या होगा, पेशेंट की जो फिंगर्स होती है, यहाँ ये वाली फिंगर्स जो होती है, इसमें ब्लूइश डिस्कलेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये क्लबिंग, मतलब जो ये नेल्स होते हैं नीचे के लिए मुड़ जाते हैं, ठीक है, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स हो जाएगा। फ्लूइड अराउंड लंग्स, उसकी जो प्लूरा है, जो लंग्स की जो प्लूरल कैविटी है, यहाँ पर फ्लूइड भरना इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, उसके प्लूरा में फ्लूइड वगैरह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। व्यक्ति को ढंग से वो खाना अंदर निगल नहीं पाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्फेजिया, स्वेलिंग डिफिकल्टी, खाने को निगलने में उसको दिक्कत आएगी। फिर इंसोम्निया, उसको ढंग से नींद भी नहीं आएगी खांसी के द्वारा, वो हमेशा चिड़चिड़ा इरिटेबल फील करेगा। अगर ये टीबी हमारे लंग्स से ब्लड के थ्रू हमारे बाकी बॉडी में फैल जाए, ठीक है, तो वो बॉडी के बाकी भागों में क्या क्या लक्षण दिखाएगा, उसको बोलते हैं मिलियरी टीबी, ठीक है। अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो लंग्स की टीबी हमारे बाकी जो भाग है वहां फैल जाएगी। अगर वो हमारे लिम्फ नोड्स में फैल गई, आसपास जो लंग्स के लिम्फ नोड्स होते हैं वहां अगर फैल जाती टीबी तो लिम्फ नोड्स में स्वेलन हो जाएंगे, ठीक है, लिम्फ ग्लैंड्स में स्वेल हो जाएंगे। टेंडरनेस, अगर हल्का सा वहां हाथ ऐसे लगाएंगे तो उसको छूने से दर्द होगा, ठीक है, टेंडरनेस हो जाएगा। कई बार लिम्फ नोड्स में पेनलेस स्वेलिंग भी होती है, मतलब वो स्वेल हो जाएंगे बट उसमें कोई भी दर्द नहीं होगा। एब्डोमन में, अगर वो टीबी ब्लड के थ्रू हमारे एब्डोमन रीजन में फैल जाती है तो व्यक्ति का पुअर डाइजेशन होगा, खाना अच्छे से पाचन नहीं होगा, उसको डायरिया की शिकायत रहेगी, उसको डायरिया लगेगा, उसको हमेशा उसका वजन अचानक से कमजोर हो जाएगा, उसकी एब्डोमन में पेन रहेगा, ठीक है। फिर ऑर्थो मतलब हड्डियों में, अगर वो टीबी हड्डियों में फैल जाती है तो क्या क्या लक्षण आएंगे, उसकी हड्डियों में दर्द होगा, कई बार उसके जॉइंट्स में भी दर्द रहेगा, और उसके पीछे बैक पेन में भी हमेशा दर्द रहेगा, ठीक है। फिर स्पाइन और ब्रेन में अगर टीबी फैल जाती है तो मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन की 3 लेयर्स होती है ना उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है, मेनिंजिस की स्वेलिंग हो जाएगी। व्यक्ति को स्ट्रोक, मतलब खून का जो थक्का है वो जम जाएगा वहां पर, और उससे व्यक्ति को स्ट्रोक की कंडीशन आ जाएगी। नमनेस, हाथ पैर सुन्न हो जाना, कई बार पैरालिसिस की कंडीशन भी देखी जा सकती है। फिर है यूरोजेनिटल, अगर वो यूरिनरी एरिया में फैल जाती है तो वहां पर एडिमा हो जाएगा। पेशेंट को बहुत ही मतलब मतलब उसके हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है, उसकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी। ओलिगूरिया, 400 ml से जो कम यूरिन होता है उसको हम ओलिगूरिया बोलते हैं। और अगर वो यूरिन बहुत ही कम हो जाता है, 100 ml से भी कम, मतलब एक दिन में 40 ml, 30 ml, 50 ml ऐसे यूरिन आना, उसको बोलते हैं एन्यूरिया कंडीशन, वो हो जाएगा। हेमिचूरिया, यूरिन में अगर ब्लड आ जाएगा, ठीक है, अगर टीबी है तो यूरिन में ब्लड आएगा। फिर है डाइसूरिया, यूरिन करते हुए दर्द होना, ठीक है, इनफर्टिलिटी की कंडीशन,
बच्चा ना हो पाना। फिर है हार्ट, अगर वो टीबी हार्ट में फैल जाए तो फिर शार्प हार्ट में पेन होता है, स्टैबिंग पेन होता है, कई बार दिल की धड़कन वगैरह बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन हो जाता है। फिर है स्किन, स्किन की टीबी में रैशेस हो जाएगा, वहां पर लम्स उभार आ जाएगा, कई बार अल्सर्स वगैरह होने शुरू हो जाते हैं पूरी बॉडी में। ओके, तो ये थे यहाँ पर टीबी के लक्षण। अब देख लेते हैं हम इसकी जांच, कैसे कैसे टीबी की हम जांच करते हैं। पहला हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री व्यक्ति को पूछेंगे पुरानी फैमिली में कभी आपको कोई डिजीज कंडीशन थी या फिर नहीं थी, आपकी फैमिली में किसी को टीबी था या फिर नहीं था, सारा हम पास्ट के प्रेजेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिर ये फिजिकल एग्जामिनेशन का हेड टू टू एग्जामिनेशन करते हैं। खासकर हमको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में उसके लंग्स को ऑस्कल्टेट करना है, ठीक है। उसके लंग्स को हम स्टेथोस्कोप जांचेंगे कि कोई क्रैकलिंग साउंड तो नहीं आ रही है, कोई अलग सी आवाज तो नहीं आ रही लंग से, और व्यक्ति के लक्षण हम देखेंगे पूरे, उसकी हेड टू टू पूरा एग्जाम करेंगे, वाइटल साइन लेंगे। फिर चेस्ट एक्सरे, देखो चेस्ट एक्सरे में इतना क्लियर शो नहीं होता है, ठीक है। कई बार उसको हम कैल्सिफिकेशन मार्क दिखते हैं, कई बार हमको कैविटी फाइब्रोसिस में दिख जाता है, बट अगर हमको डीप इमेजेस चाहिए तो हमको चेस्ट सीटी स्कैन कराना जरूरी है, क्योंकि इसमें पता लग जाता है कि व्यक्ति को टीबी है या फिर अस्थमा है या फिर उसको निमोनिया है, ठीक है। इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है। बट चेस्ट एक्सरे में इमेजेस आती है, बट इतनी क्लियर नहीं आती है। सबसे अच्छी इमेज कहाँ आती है? चेस्ट सीटी स्कैन में। फिर है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है टीबी का, ठीक है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट को हम 3 नाम से जानते हैं। पहला है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, दूसरा है मेंटॉक्स टेस्ट, और फिर है पीपीडी। पीपीडी इसको बोलते हैं प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। देखो इसमें हम करते क्या है, इस मेंटो टेस्ट में हम क्या करेंगे, जो टीबी का बैक्टीरिया उसका प्रोटीन ले लेंगे, ठीक है, और उसको हम फोर आर्म मतलब ये वाला भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, ठीक है। यहाँ फोर आर्म में हम 5 यूनिट या फिर 0.1 ml यहाँ इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जहां पर हमने इंजेक्शन दिया है वहां पर हम रेड पेन से मार्क कर देंगे, वहां पर डेट और टाइम लिख देंगे, आज की किस दिन दिया, किस टाइम पे दिया है वो डेट कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं मेंटॉक्स टेस्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 5 यूनिट या फिर 0.1 ml पीपीडी ले लेंगे और उसको हम पेशेंट के फोर आर्म में, खासकर हम लेफ्ट इसको आर्म में देते हैं, वहां पर इसको इंजेक्ट कर देंगे। इसके रिजल्ट को हम कब पढ़ेंगे, 48 से लेकर 72 आवर के बाद पढ़ेंगे, मतलब व्यक्ति को 1 दिन के बाद हम बुलाएंगे, ठीक है, हॉस्पिटल। जहां पर हमने रेड मार्क किया, इंजेक्शन दिया है, वहां पर हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने जहां पर मार्क किया, अगर वहां पर वो लंप हो गया, मतलब ये उभार सा वहां पर, अगर वहां पर स्किन का उभार आ गया है, वहां पर रेडनेस हो गया है, कितना वो उभार है, ठीक है, उसको हम एक स्केल से नापते हैं। देखो उस स्केल में अगर वो उभार 5 mm से ज्यादा है या 5 mm के बराबर है, तब तो नॉर्मल व्यक्ति में टीबी नहीं माना जाएगा। बट जिन लोगों को HIV है, एड्स है, या फिर जो अभी भी टीबी के संपर्क में आए हैं, जिन्होंने अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है या फिर किसी से ऑर्गन लिया है, जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, उन लोगों में टेस्ट पॉजिटिव माना जाएगा। किनमें? जिनमें HIV है, टीबी के कांटेक्ट में आए हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है, इम्यूनिटी कमजोर है, उन लोगों में वो टेस्ट पॉजिटिव माना जाएगा, बट नॉर्मल व्यक्ति में टेस्ट पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। अगर वो उभार, वो लंप, जो स्किन का लंप है, उभार है, अगर वो 10 mm से ऊपर है, उसको हम स्केल से नापते हैं, ठीक है। 10 mm से ज्यादा है या उसके बराबर है, मतलब डाउटफुल कंडीशन है। किनमें? नॉर्मल व्यक्तियों में डाउटफुल कंडीशन है, बट ये रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा जो लोग ड्रग यूज करते हैं, जो हेल्थ वर्कर है, खासकर डॉक्टर, नर्सिस, या फिर लैब डायग्नोसिस सेंटर में जो काम करते हैं, खासकर टीबी के सेंटर में, ओके। वहां पर उनको टीबी का जो स्पुटम है उसको हैंडल करना होता है, टीबी के जो बाहर के चीजें हैं उनको हैंडल करना होता है, तो उनमें वो टेस्ट पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। या फिर इमिग्रेंट्स, मतलब जो किसी और कंट्री से आए हैं जहां पर टीबी ज्यादा है, ठीक है, उसने एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल किया है, 4 साल से छोटे बच्चे या जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें वो टेस्ट पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। नॉर्मली वो डाउटफुल कंडीशन है। 15 mm से अगर ज्यादा है वो लंप, ठीक है, स्किन का मार्क, तो वो भाई पॉजिटिव है सबके लिए, इंडिविजुअल विद नो नोन रिस्क फैक्टर, ठीक है, जिनका कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, उन सब में ही वो क्या है, पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। भले उसको कोई बीमारी है या फिर नहीं है, इम्यूनिटी कमजोर है नहीं है, पर अगर वो मार्क 15 से ऊपर है तो वो नॉर्मल व्यक्ति में भी क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। कई बार टीबी के जो रिजल्ट होते हैं ना वो गलत भी आते हैं। कैसे गलत? देखो कुछ लोगों में टीबी के रिजल्ट पॉजिटिव शो करता है, बट वो रिजल्ट क्या है, गलत है, मतलब उसको टीबी नहीं है, पर तभी भी उस व्यक्ति में वो टीबी बता रहा है कि उसको टीबी है। वो किन में होगा? जिन्होंने अभी अभी BCG वैक्सीन लिया है, ठीक है, या फिर जिनके लंग्स में दूसरा बैक्टीरिया घुसा है, मतलब वो टीबी का बैक्टीरिया नहीं है, बट कोई अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई अन्य पैथोजन उसके लंग्स में घुसा है, तब वो पॉजिटिव शो करेगा। बट ये टेस्ट कैसा है? फॉल्स पॉजिटिव। कुछ लोगों में नेगेटिव शो करता है, ठीक है, बट उनको टीबी है, बट टेस्ट क्या शो कर रहा है? नेगेटिव, तो ये फॉल्स नेगेटिव है, ठीक है। जिनको अभी अभी जो टीबी हुआ है, ठीक है, HIV वाले लोग, जिन माल न्यूट्रिशन बॉडी में, छोटे बच्चे या फिर ओल्ड एज के जो लोग हैं, उनमें कई बार नेगेटिव शो करता है, बट वो टेस्ट क्या है?
पॉजिटिव है, वो इन लोगों में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिस्टम क्या करते हैं, स्पुटम माइक्रोस्कोपी। स्पुटम मतलब हम इसमें क्या होंगे, पेशेंट के बलगम की जांच करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो मॉर्निंग का सैंपल है, मॉर्निंग का जो बलगम है वही इसमें कलेक्ट करना है। उसको बोलना है भाई जोर से खांसी करनी, डीप खांसी करनी है, क्योंकि ज्यादा बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, लंग्स के बीच वाले भाग में होते हैं, बीच वाले जो ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री होती है उसमें होते हैं। तो पेशेंट को जोर से खांसी करने के लिए बोलना है, बलगम बिल्कुल अंदर से आना चाहिए ताकि बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें आए, तो उसको बोलते हैं स्पुटम माइक्रोस्कोपी। कम से कम आपको 3 सैंपल इसमें लेने, कितने लेने, 3 सैंपल लेने हैं मॉर्निंग के स्पुटम के, ठीक है। इसको हम किससे जांच करते हैं, जील नेल्सन स्टेन से इसकी हम जांच कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा टेस्ट क्या है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, सीबी नाट या फिर इसको जीन एक्सपर्ट एमटीबी रिफार्मसिन बोलते हैं, ओके। रिफार्मसिन दवाई का नाम है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिफार्मसिन दवाई टीबी के प्रति काम करती है या फिर नहीं करती है, ठीक है। तो ये टेस्ट आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट, ठीक है। बहुत लोग उसको कराते हैं, रिजल्ट भी काफी अच्छे आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें जल्दी रिजल्ट भी आता है पेशेंट का। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, सीबी नाट न्यूक्लिक एसिड, सीबी नाट या फिर जीन एक्सपर्ट इसके एग्जाम्पल है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। सीबी नाट का देखो पहले फुल फॉर्म देख लो, क्या फुल फॉर्म है, कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इसमें क्या कर रहे हैं हम भाई, इस पर देख रहे हैं कि बैक्टीरिया का जो जीन है ना उसको देख रहे हैं हम, ठीक है। उसको हम देख रहे हैं कि उसके स्पुटम में बैक्टीरिया का जीन प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। इसमें रिजल्ट काफी जल्दी आते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, सीबी नाट या फिर जीन एक्सपर्ट। नेक्स्ट यहाँ पर IGRA, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरफेरोन गामा रिलीज एसे। इसमें 2 टेस्ट होते हैं, एग्जाम्पल कौन से, क्वांटिफोरन टीबी गोल्ड प्लस और दूसरा क्या, टी स्पोर्ट टीबी, ठीक है। ये टेस्ट के नाम है, इसके क्या है, टेस्ट के नाम है। तो IGRA में क्या आता है, 2 टेस्ट आते हैं। पहला कौन सा है, क्वांटिफोरन टीबी गोल्ड, दूसरा है टी स्पोर्ट टीबी। इसको मैंने डिटेल में बता रखा है, जो मेरी वीडियोस है ना, जिससे मैंने अलग अलग पार्ट करके ट्यूबरकुलोसिस के, वहां पर मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको बता रखा है। अगर इसको पढ़ना है वो वहां से पढ़ सकता है, ओके। यहाँ मैं फटाफट इसको फिनिश करती हूँ शॉर्ट नोट्स के लिए, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। भाई किस तरह से हम टीबी का मैनेजमेंट करते हैं, क्या है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड डॉट सेंटर। भाई टीबी की जो दवाइयां होती है ना वो कहाँ मिलती है, डॉट सेंटर में मिलती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ओके। तो जो टीबी की दवाइयां हैं ये डॉट सेंटर में मिलती है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉट सेंटर होते हैं, जो हमारे CSC होते हैं, PSC होते हैं, वहां पर ये ड्रग फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है, ठीक है। तो ये टीबी की दवाइयां क्या, इट्स ए मल्टी ड्रग अप्रोच। मल्टी ड्रग मतलब 3-4 दवाइयां इकट्ठा देना, ठीक है। सपोज अगर एक दवाई काम नहीं कर पाई तो दूसरी काम कर लेगी, जो दवाई वो वाले काम नहीं कर पाए तीसरी काम कर लेगी। तो इसमें हम मल्टी ड्रग अप्रोच अपना रहे हैं, मतलब 3-4 गोलियां पेशेंट को इकट्ठा देते हैं और ये गवर्नमेंट के द्वारा डॉट सेंटर में फ्री की मिलती है, ओके। मिनिमम जो कोर्स होता है मेडिसिन का वो 6 महीने होता है, ठीक है। ये पर्सन डज नॉट टेक मेडिसिन देन पर्सन गेट रेसिस्टेंट मेडिसिन। भाई टीबी की दवाइयां लगातार लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक हेल्थ वर्कर होता है सेंटर में जो आपको टीबी की दवाइयां रोज देगा, ओके। इसको मतलब ऑब्जर्व करना होता है कि पेशेंट दवाई खा रहा है या फिर नहीं खा रहा है। अगर आपने बीच में दवाई छोड़ दी है तो टीबी का बैक्टीरिया उन दवाइयों के प्रति कोई भी काम नहीं करेगा, मतलब वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। उन दवाइयों का कोई भी प्रभाव उस बैक्टीरिया पे नहीं पड़ेगा। इसलिए 6 महीने का कोर्स करना बहुत जरूरी है, लगातार दवाई लेनी है, जिसके लिए आपको जो वहां पर वो जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो स्टाफ होता है उनकी निगरानी में दवाई लेनी है। 6 महीने का कोर्स होता है। और फिर अगर ये रेजिस्टेंस हो गया, अगर गलती से आपने मेडिसिन नहीं ली, छोड़ दी, तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर जो कोर्स है वो लंबा खिंच जाएगा, कितना 9 मंथ, कई बार 13 मंथ भी ये खिंच जाता है, ओके। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। तो यहाँ पर मैंने आपको टीबी की ड्रग्स बना के दे रखी है। इसको लर्न करना काफी इजी है क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिक हम अपनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स होती है टीबी की, आपको वही खानी है, मतलब इंपॉर्टेंट वही होती है, वही आपको याद करनी है। सेकंड लाइन ड्रग्स आती है, फिर न्यूअर ड्रग्स आती है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स अच्छी ड्रग्स क्यों होती है, वैसे कोई भी ड्रग्स अच्छी नहीं होती है, बट यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स टीबी में इसलिए अच्छी होती है क्योंकि सस्ती होती है, ये अपना काम अच्छे से करती है, इनके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। अगर व्यक्ति सही से फर्स्ट लाइन ड्रग्स नहीं ले पा रहा है, उसे छोड़ दी है, तब जाके हम उसको सेकंड लाइन ड्रग्स या फिर न्यूअर ड्रग्स देते हैं। तो इंपॉर्टेंट आपको याद करना फर्स्ट लाइन ड्रग्स। इसकी ट्रिक्स क्या है, राइप्स मतलब पकाकर, राइप्स मतलब पकाकर, केप्ट मतलब रखी हुई, और ओकरा मतलब भिंडी। वैसे भिंडी को लेडी फिंगर बोलते हैं, बट यहाँ पर मैंने क्या बोला, ओकरा, ठीक है। ओकरा भी इसका नाम होता है भिंडी का। तो पकाकर रखी हुई भिंडी, ऐसे में आपको लर्न करने में काफी इजी होगा। राइप्स, R for रिफार्मसिन, राइप्स ना, I for आइसोनिजाइड, P for पायराजिनामाइड, E for इथाम्ब्यूटोल, S for स्ट्रिप्टोमाइसिन। पहले हम पढ़ लेते हैं रिफार्मसिन। रिफार्मसिन कितना देना है, 10 mg पर kg पर डे, ठीक है।
अगर व्यक्ति का वजन 50 kg है तो 50 mg एक दिन में, कितना mg? 50 mg एक दिन में। कुछ ड्रग्स बैक्टीरिया को मार देती है, किल कर देती है, उनको बोलते हैं साइडल, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। साइडल मतलब जो बैक्टीरिया को मार देगा, किल कर देगा, वो ड्रग्स होती है बैक्टीरियोसाइडल। और दूसरी ड्रग्स कौन सी होती है? स्टैटिक। तो इनमें कुछ ड्रग्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं बढ़ने देती, उनको बोलते हैं स्टैटिक। तो कुछ ड्रग्स यहाँ पर स्टैटिक है और कुछ ड्रग्स क्या? साइडल है। तो रिफाम्पिसिन कैसी दवाई है? साइडल। ये एल्वुलाई के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो बाहर है, उन दोनों को ही मार देती है, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट देखो, साइड इफेक्ट बॉडी में तब तक रहते हैं जब तक आप मेडिसिन ले रहे हो। जैसे आप मेडिसिन छोड़ दोगे, साइड इफेक्ट हट जाएंगे। तो रिफाम्पिसिन हमारे लिवर में ही डिसॉल्व होती है, मेटाबोलाइज होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? हिपैटिक डैमेज होगा, ठीक है, लिवर डैमेज होगा। व्यक्ति के जो सिक्रीशन है, जैसे कि उसके आंसू हो गए, ठीक है, और उसका पसीना हो गया, टीयर्स हो गए, ठीक है, स्पुटम हो गया, वो सारा जो सिक्रीशन आएगा वो ऑरेंज रेड आएगा। तो इसलिए व्यक्ति को आपको बताना है कि भाई आपको रिफाम्पिसिन खाने से ऑरेंज यूरिन, ऑरेंज टीयर, ऑरेंज स्पुटम आएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आइसोनिजाइड, I4 आइसोनिजाइड। इसको हम देते हैं 5 mg पर kg पर डे। ये भी साइडल है, मतलब ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है। एल्वुलाई के अंदर और एल्वुलाई के बाहर जो बैक्टीरिया, दोनों को ही मारता है। इसका साइड इफेक्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ पैरों में झंझनाहट होना, ठीक है, हाथ पैरों में झंझनाहट होना इसका साइड इफेक्ट है। फिर है पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड से क्या होगा? ठीक है, ये 20 mg पर kg पर डे देते हैं, ये भी साइडल है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? ये लिवर के फंक्शन को इंपेयर करता है, मतलब लिवर डैमेज करता है। ये अगेन हिपैटिक डैमेज कॉज करेगा। और हाइपर यूरिसीमिया, मतलब यूरिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड में अधिक बढ़ा देगा, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को घुटनों में दर्द होगा, उसको गाउट की कंडीशन आ जाती है। फिर इथाम्ब्यूटोल, ये देते हैं 25 mg पर kg पर डे। सिर्फ इथाम्ब्यूटोल ही ऐसी मेडिसिन है जो स्टैटिक है, मतलब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देगा, उसको आगे मल्टीप्लाई नहीं होने देगा, ठीक है। सिर्फ इथाम्ब्यूटोल ही ऐसी मेडिसिन है, इसको बोलते हैं स्टैटिक। ये ऑप्टिक नर्व डैमेज करता है, मतलब जो आंखों की जो नर्व होती है उसको डैमेज, मतलब खासकर इसमें व्यक्तियों का ना ढंग से दिखता नहीं है, मतलब वो ब्लू कलर में और रेड कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ओके, उनको अच्छे से नहीं दिखता है, ट्रैफिक में वो अच्छे से नहीं बता पाएंगे, तो उनको ट्रैफिक यहाँ पर अवॉइड करना है, मतलब ड्राइविंग वगैरह अवॉइड करनी है। ओके, वो ब्लू एंड रेड कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उनको कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पर हो जाता है, तो उसको ड्राइविंग को के मना करना है। फिर है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको देते हैं 15 mg पर kg पर डे। ये साइडल है, मतलब बैक्टीरिया को किल कर देगा। ये हमारे अंदर की जो इनर ईयर है उसको डैमेज करता है, कई बार सुनने में पेशेंट को दिक्कत होती है। एक किडनी को डैमेज करता है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? किडनी में होता है, तो ये नेफ्रोटॉक्सिटी कॉज करता है किडनी को डैमेज। तो भाई फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होती है सस्ती होती है, ज्यादा इफेक्टिव होती है, साइड इफेक्ट भी कम होते हैं, इसलिए हम इन्हीं को पहले चूज करते हैं। अगर आपने मेडिसिन छोड़ दी है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो चुका है, तब हम सेकंड लाइन ड्रग्स पे आएंगे, ठीक है। केप्ट मतलब रखी हुई, तो K4 कैनामाइसिन, इनके सिर्फ नाम याद करने हैं आपको। E4 इथेनोमाइड, Q4 पायरा एमिनोसैलिसाइक्लिक एसिड, T4 थायोसिटाजोन। ओके, अब नई नई मार्केट में ड्रग्स आने लगी है, क्योंकि अगर ये ड्रग्स भी काम नहीं करी तो हमको ये वाली ड्रग्स देनी पड़ेगी, ठीक है। ओकरा मतलब भिंडी या फिर लेडी फिंगर। O4 ऑफ्लोक्सिन, C4 सिफ्रोफ्लोक्सिन, C4 क्लेथ्रोमाइसिन, ये सारी एंटीबायोटिक है। R4 रिफाब्यूटिन, A4 एजिथ्रोमाइसिन, ये हमारी न्यूअर फॉर्म की ड्रग्स है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इससे डीप नॉलेज चाहिए तो आप मेरी दूसरी जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है टीबी का, वो देख सकते हो। इसको प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।